नमस्कार दोस्तों, आज के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। तो हम आज के करंट अफेयर के कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है, जहां आपको इस डिस्कशन की पीडीएफ मिल जाएगी ताकि आप उसका प्रॉपर रिवीजन कर सकें, तो आप इस डिस्कशन के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके माध्यम से आप उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और ताकि आपको प्रॉपर इसका रिवीजन करने को अवसर मिले, आप उसका क्विकली रिवीजन कर सकें। ठीक है, तो आइए हम आज के पहला लेक्चर की बात करते हैं। पहला लेक्चर है मिशन प्रारंभ के बारे में। मिशन प्रारंभ है जो हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने लॉन्च किया है। इस मिशन प्रारंभ का उद्देश्य है कि हमारे जो स्पेस सेक्टर है उसमें प्राइवेट बिल्ट जो रॉकेट है उनको हम लॉन्च कर सकें, और इसकी शुरुआत हो गई है। इसलिए मिशन प्रारंभ के तहत हम पहला एक रॉकेट लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका नाम है विक्रम एस, उसको शॉर्ट में बोलेंगे VKS। ठीक है, इसके माध्यम से हम 290 केजी से 560 केजी के पेलोड को सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में, पोलर ऑर्बिट में ट्रांसफर कर पाएंगे। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये कौन है, किन्होंने इसको डेवलप किया है और इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो मिशन प्रारंभ के तहत प्राइवेटली डेवलप रॉकेट विक्रम को हम लॉन्च करने जा रहे हैं, और इसको लॉन्च करने का जो प्रयास किया जा रहा है, एक स्काई रूट नाम से एक स्टार्टअप है जिसका नाम है स्काई रूट, और इनके फाउंडर हमको देखने को मिलेंगे नागा वरतडाका, पवन चंदाना। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और इनने डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई के नाम से एक रॉकेट का निर्माण किया जिनका नाम रखा है इनने विक्रम एस, और इसको ये लॉन्च करने जा रहे हैं। ये काफी महत्वपूर्ण उपलब्धि है हमारे स्पेस सेक्टर में। या अभी है, प्रारंभ है, इसकी शुरुआत हो रही है, इसलिए इस मिशन का नाम रखा है इनने मिशन प्रारंभ। और आगे चलकर हमारे देश में इसकी संभावनाएं कुछ और बढ़ेंगी, और हम आगे चलकर क्या करेंगे, हमारे देश से भी एलन मस्क जैसे इंटरप्रेन्योर निकलेंगे और विश्व में अपना नाम रोशन करेंगे। भारत की महत्वपूर्ण भूमिका स्पेस सेक्टर में होगी। ठीक है, तो स्काई रूट नाम से एक स्टार्टअप है, उनने विक्रम एस नाम से एक क्या किया है, रॉकेट को डिजाइन किया है और इसको लॉन्च करने की योजना है। तो इसके तीन हमको देखने को मिलेंगे वेरिएंट, एक विक्रम 1 वेरिएंट देखने को मिलेगा, विक्रम 2 वेरिएंट देखने को मिलेगा, और विक्रम 3 वेरिएंट हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, विक्रम फर्स्ट के द्वारा हम केवल 480 केजी के रॉकेट को, पेलोड को हम 500 किलोमीटर की लो इंक्लाइन ऑर्बिट में ट्रांसफर कर पाएंगे। दूसरा विक्रम 2 के द्वारा 595 केजी की जो हमारा जो वेट है उसको हम 500 किलोमीटर तक लो इंक्लाइन ऑर्बिट में ट्रांसफर कर पाएंगे। विक्रम 3 के द्वारा हम 815 केजी तक के 500 किलोमीटर तक लो इंक्लाइन ऑर्बिट में ट्रांसफर कर पाएंगे। ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इसको हम अभी करने जा रहे हैं, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। मिशन प्रारंभ इसका नाम है। तो जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो इसको आप याद रखेंगे, मिशन प्रारंभ किससे संबंधित है, तो स्पेस सेक्टर में प्राइवेट की एंट्री से संबंधित है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, हमारे देश में अभी क्या हुआ है, इसरो के तहत दो नई विंग का उनको दो नई विंग का निर्माण किया गया है। इसका नाम है इन स्पेस का नाम है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथेंटिकेशन सेंटर। ये क्या करेगा, एक ऑटोनॉमस एजेंसी है, और ये क्या करेगा, जो भी प्राइवेट सेक्टर स्पेस में एंट्री करना चाहते हैं उनको ऑथराइज करेगा, और वो अपने स्पेस सेक्टर में अपनी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण काम करेगा। दूसरा, एक क्या है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को सरकार ने 2019 में लॉन्च किया। इसका मतलब है कि रिसर्च डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे और कॉमर्शियल पर्पज से बढ़ावा देंगे, ताकि हमें अधिक से अधिक क्या मिले, रेवेन्यू मिले, और हम इंडियन इंडस्ट्री को क्या करें, उसमें पार्टनर बना सकें। ठीक है, दो ऑर्गेनाइजेशन है, अभी इनसे प्रश्न पूछा नहीं गया है, और नए ऑर्गेनाइजेशन है, इनको लॉन्च किया गया है, तो इनसे प्रश्न पूछने की संभावना है। ठीक है, तो इसलिए आप इनको याद रखेंगे, आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं क्या है। तो हम विक्रम साराभाई के बारे में जान लेते हैं, काफी महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है। ठीक, इन्हीं की बदौलत आज हमारा जो स्पेस सेक्टर है, जो इसरो है, आज ऊंचाई पर है,
और जो विकसित देश हैं उनको, उनके जो हमारे नासा हैं, जो यूरोपियन यूनियन के जो भी मतलब कि संगठन है, उनको टक्कर दे रहा है। ठीक है, तो गुजरात में इनका जन्म हुआ था। इनने इसरो को क्या किया था, इस्टेब्लिश करने का इनको क्रेडिट जाता है, और फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम इनको बोला जाता है। लेकिन हमारे एपीजे अब्दुल कलाम कलाम ने इनको महात्मा गांधी ऑफ इंडियन स्पेस कहा। तो इस शब्द को ध्यान रखेंगे, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं छोटे छोटे प्रश्न, तो आप इनको याद रखेंगे, आपको यहाँ से प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, 1996 में जब होमी भाभा की डेथ हो गई, उसके बाद एटॉमिक एनर्जी कमीशन के क्या बने, चेयरमैन बने। ठीक है सारा भाई, तो आपके लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, छोटे जो पीएससी के एग्जाम है वहां से बन सकता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो अब हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो भी हमारा स्पेस संगठन का एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे चलता है, उसकी संरचना क्या है, क्योंकि कभी कभी प्रश्न बन जाता है, तो आपको वहां से इसके बारे में याद रखने की महत्वपूर्ण है। सबसे ऊपर आपको प्राइम मिनिस्टर जी देखने को मिलेंगे, वर्तमान में माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो आपको सबसे ऊपर देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद आपको स्पेस कमीशन देखने को मिलेगा, और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस आपको देखने को मिलेगा। इस डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में PRL, NARL, NESAC और SCL और SSST आपको ये ऑर्गेनाइजेशन विंग देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसके साथ साथ एक एंट्रिक्स भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कॉमर्शियल पर्पज से इस टेक्नोलॉजी का यूज को बढ़ावा देता है। अब इनके अलावा कौन और हो गया है, NSIL यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और इन स्पेस भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो आप इनको याद रखेंगे। इसके अलावा इसरो आपको इधर देखने को मिलेगा, और इसरो की केवल बहुत सारी लैब हैं जो भारत के विभिन्न शहरों में हमको देखने को मिलेगी, जैसे VSS देखने को मिलेगा, LPSC देखने को मिलेगा, SDSC SHAR देखने को मिलेगा, ISEC देखने को मिलेगा, SEC देखने को मिलेगा, NRSC देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी लेबोरेटरी देखने को मिलेंगी जो अपने उनको दायित्व है उनके अनुसार कार्य करती हैं। ठीक है, तो आप इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को याद रखेंगे, आपको यहाँ से प्रश्न बन सकता है, स्पेशली आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक बात और ध्यान रखेंगे, यहाँ पे दो चीजें ऐड करेंगे, इन स्पेस और NSIL। ठीक है, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनको यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया, आपके लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा, अभी हमारे भारत देश में क्या हो रही है, थर्ड मीटिंग हो रही है नो मनी फॉर टेरर फाइनेंसिंग की। इसका मतलब है कि जो भी मतलब टेरर ऑर्गेनाइजेशन है उनको फाइनेंस से संबंधित हमको क्या लगाना है, लगाम लगाना है, उससे संबंधित एक ऑर्गेनाइजेशन बात करता है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। और भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है टेरर को काउंटर करने की। भारत लगातार जो भी मतलब कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, चाहे वो नो मनी फॉर टेरर हो, चाहे FATF हो, वहां से क्या करता है कि इस प्रकार की जो भी टेरर फंडिंग होती है उसको कम करने का प्रयास करता है, उसको लगातार अपनी मांगों को उठाते हम रहते हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक, इसका मेन उद्देश्य है कि हम ऐसे डिस्कशन करें जिसके माध्यम से टेक्निकल, लीगल, रेगुलेटरी, कॉपरेशन एस्पेक्ट इस तरह से डेवलप करें कि जितनी भी प्रकार की टेरर फाइनेंसिंग हमको देखने को मिलती है उसके माध्यम से लगाम लगे, और लगाम लगने के साथ साथ हम क्या करें, टेरर को कर्ब करने की दिशा में काम करें। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हमें टेरर के खिलाफ तब तक लड़ाई लड़नी है जब तक विश्व में एक भी अटैक ना हो टेरर से संबंधित। ठीक है, अब इस स्पीच में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने कहा था कि अब जो टेरर है डायनामाइट से मेटावर्स की ओर जा रहा है। मेटावर्स आपको पता ही है। उन्होंने कहा था कि AK-47 से वर्चुअल एसेट की तरफ जा रहा है। आपको पता है साइबर क्राइम के माध्यम से बात करते हैं टेरर वाले लोग, ब्रेन वॉश करते हैं। ठीक है, इस प्रकार की घटनाएं हमको देखने को मिल रही हैं, तो हमें साइबर के क्षेत्र में इस तरह से टेक्नोलॉजी डेवलप करनी चाहिए। ठीक है, बिटकॉइन वगैरह हो गई, तो इस तरह से हमें लगाम लगानी चाहिए कि इनको टेरर फाइनेंसिंग की हमको ना मिले। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, मैंने आपको बता ही दिया कि काउंटर टेररिज्म फंडिंग से संबंधित काम करता है, ताकि हमको टेरर से संबंधित जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी टेरर फंडिंग है, जितने भी प्रकार की लोग टेरर फंडिंग करते हैं, उन पे लगाम लगाई जा सके, उनको हम काउंटर कर सकें।
यही उद्देश्य है किसका, नो मनी फॉर टेरर का। सबसे पहले मीटिंग हमको पेरिस में देखने को मिली 2018 में, उसके बाद हमको मेलबोर्न 2019 में देखने को मिली। अब थर्ड मीटिंग हमें पता है कहाँ हो रही है, भारत में दिल्ली में हमको देखने को मिल रही है। इसका मेन उद्देश्य क्या है, टेक्निकल, लीगल, रेगुलेटरी कॉपरेशन ऐसे एस्पेक्ट को डेवलप करना है, मतलब कि जितने भी प्रकार से टेरर फंडिंग हो सकती है उसको कर्व करने का प्रयास करना है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे इसलिए चलते हैं कि भारत सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव ली हैं। सबसे पहली बात तो आप यही लिख सकते हैं कि भारत के द्वारा लगातार जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनको लगातार हम वहाँ पे अपनी आवाज उठाते हैं। टेरर को कैसे कम किया जाए इस बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। और हमने इस 2019 में अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट को अमेंड किया। उसके तहत हमने बहुत सारी ऐसी गतिविधि की कि उसमें व्यक्तिगत रूप को भी हमने बैन करने का प्रावधान किया। संगठन तो उससे पहले था ही, उसको हमने जो भी मतलब व्यक्ति है इस प्रकार की गतिविधियों में संलग्न है उसको भी हम बैन कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने 2008 के हमले के बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को उसका गठन किया। उसके बाद हमने नेशनल इंटेलिजेंस एक ग्रिड बनाई ताकि हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें। उसके बाद हमने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड बनाया ताकि हमने फास्टर मोर इफेक्टिव रिएक्शन दे सकें। और हमने इस प्रकार के कई कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन इंटरनेशनल टेररिज्म 1996 में एक डॉक्यूमेंट प्रपोज किया और कहा कि हमें टेरर के संबंध में वन अप्रोच अपनानी चाहिए। इसका मतलब है कि मेरा टेरर तेरा टेरर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि गुड टेरर और बैड टेरर वाली बात नहीं होनी चाहिए। टेरर तो टेरर है और वो हमेशा क्या है, बैड है। इस बात को सबको मानना चाहिए, लेकिन इसमें सब सहमति नहीं बनी और अभी तक पेंडिंग में है। इसके बारे में हम बात की। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि भारत को टेरर से संबंधित क्या चुनौतियां हैं, सिक्योरिटी से, एक्सटर्नल सिक्योरिटी से संबंधित क्या क्या चैलेंज हमको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले चैलेंज तो हमको यही देखने को मिलता है, चाइना पाकिस्तान का जो एक्सेस हमको देखने को मिलता है, नेक्सस हमको देखने को मिलता है। चाइना पाकिस्तान मिलकर भारत को पीछे करने की कोशिश करते हैं और ये चाहते हैं कि भारत में लगातार आतंकवादी घटनाएं होती रहें। दूसरा, स्पेस का लगातार कई देशों के द्वारा मिलिट्रीराइजेशन होता जा रहा है, तो इसमें भी इस प्रकार की गतिविधियां हमको देखने को मिल रही हैं, तो ये भी हमारे लिए थ्रेट है। और क्रॉस बॉर्डर थ्रेट तो हमको देखने को ही मिलता है, चाहे वो सर्वप्रमुख कश्मीर का मुद्दा हो, कश्मीर में लगातार पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित क्या हो, आतंकवाद हो, या नॉर्थ ईस्ट में उग्रवाद हो, या फिर आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मुद्दा हो, वो वहाँ पे नक्सलवाद से संबंधित घटनाएं हमको देखने को मिलती हैं। मैरी टाइम सिक्योरिटी से संबंधित सुरक्षा है, चाइना के द्वारा बहुत सारे मालदीव हैं, इंडियन ओशन है, वहाँ पे कई वेसल्स हमको देखने को मिलते हैं। श्रीलंका में हमको कई प्रकार के वेसल्स चाइना के देखने को मिलते हैं, ये भी चिंता का विषय है। दूसरा, साइबर स्पेस से हमको थ्रेट देखने को मिलता है। ठीक है, मिडिल ईस्ट में हमको डेवलपमेंट करने की, जो भी मिडिल ईस्ट है वहाँ पे डेवलपमेंट की कमी है, वहाँ पे भी हमें थ्रेट देखने को मिल सकता है। और संसाधन इतने कम हैं कि हम स्केयर जो भी मतलब कि रिसोर्स है उनके लिए कंपटीशन करते हैं, तो इस प्रकार की गतिविधियां हमको देखने को मिलती हैं। और हमारा पड़ोसी तो बहुत सुभान अल्लाह है, एक तरफ पाकिस्तान, ठीक है, एक तरफ चाइना, और नीचे राज्यों में असफल राज्य, वहां पे लोकतंत्र नहीं है, तानाशाही हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार के हमारे पास क्या है, सिक्योरिटी है। तो इन चैलेंजेस को हमें क्या करना चाहिए, टैगल करना चाहिए, और इसके बारे में हमें क्या करना चाहिए, बात करनी चाहिए। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं, आज की न्यूज है, महत्वपूर्ण है। अभी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने एक ड्राफ्ट रिलीज किया है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 से। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि डेटा प्रोटेक्शन लॉ को अभी सरकार ने संसद से वापस ले लिया, तो सरकार ने कहा था कि हम इसको दोबारा लेके आएंगे। तो अभी ड्राफ्ट है, यूपीएससी के द्वारा कभी ड्राफ्ट में प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। ठीक है, फिर भी आप मेंस में इन ड्राफ्ट के जो भी प्रश्न हैं, जो भी मतलब की पॉइंट है, उनको कोट कर सकते हैं वे फॉरवर्ड में। यूपीएससी के द्वारा कभी ड्राफ्ट से प्रश्न पूछा ही नहीं जा सकता, जो भी बना ही नहीं है उससे प्रश्न क्या पूछना। ठीक है, तो इसमें की पॉइंट ए लेके आए हैं कि पर्सनल डेटा और नॉन पर्सनल डेटा को हमने अलग अलग किया है। हम एक बोर्ड इस्टेब्लिश करेंगे, पर्पस
मतलब कि जो भी हमारा पर्सनल डेटा होगा उसका एक पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड स्टेब्लिश होगा, मतलब कि कंप्लायंस को इंश्योर करेगा। और क्रॉस बॉर्डर अगर डेटा कोई ले जाता है तो उसका कंसेशन प्रोवाइड इस बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। ठीक है। सेंटर विल नोटिफाई, सेंटर ऐसे रीजन को नोटिफाई करेगा जहां पे इंडियन के डेटा को लोग ले जा सकेंगे, ट्रांसफर कर सकेंगे। और अगर आपने इन प्रकार की गतिविधियों को, अगर इन प्रकार के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया तो आपके ऊपर 500 करोड़ तक की पेनल्टी लग सकती है, जो कि काफी अधिक है। ठीक है। और स्टेट की एजेंसियों को एग्जेम्प्ट किया गया है। कहा गया है कि इस प्रकार की एजेंसियां इंटरनेशनल की नेशनल सिक्योरिटी के मामले में डेटा से संबंधित सुरक्षा को हम एग्जेम्प्ट देते हैं, इसका उपयोग वो कर सकेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। नीड क्या थी कि पुट्टास्वामी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में राइट टू प्राइवेसी को आर्टिकल 21 के तहत एक अधिकार माना, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। डिजिटल सॉवरेनिटी की बात होती है, नेशनल इंटरेस्ट की बात होती है। ठीक है। और अधिकांश डेटा को हमें लगातार खबरें देखने को मिलती हैं कि हमारा डेटा अधिकांश ब्रीच होता रहता है, तो ये भी समस्या है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशंस चल रहे हैं। ठीक है, तो इसके संबंध में हम डेटा की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आवश्यक है। तो अगर हमारे लिए महत्वपूर्ण इस प्रकार के अगर आपसे पूछा जाता है तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अभी बना नहीं है, बनेगा तब प्रश्न आएगा, अभी ये केवल ड्राफ्ट है। ठीक है। अगला प्रश्न है आर्टिकल 348 चर्चा में है। आर्टिकल संविधान का अनुच्छेद 348 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में लैंग्वेज से संबंधित जो बिल है या हाई कोर्ट में, मतलब कि आर्टिकल 348 के द्वारा इस बात को किया जाता है कि लैंग्वेज सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में किस प्रकार से सरकार पार्लियामेंट बिल और एक्ट लेके आएगी। ठीक है। अगर संसद के द्वारा इस प्रकार का बिल एक्ट कोई लिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में उससे संबंधित वो लैंग्वेज में जो भी प्रोसीडिंग होती है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, वहां पे उस प्रकार की बात होगी, उस प्रकार उस लैंग्वेज में बात होगी। ठीक है। तो मुद्दा है आर्टिकल 348 का क्लॉज 1 ये कहता है कि जितनी भी प्रोसीडिंग है सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में वो इंग्लिश में लैंग्वेज में होंगी। ठीक है, जब तक पार्लियामेंट इस पे लॉ नहीं बना देती। ठीक है। और पार्लियामेंट ने अभी तक इस पे कोई लॉ नहीं बनाया है। आर्टिकल 348 का क्लॉज 2 ये कहता है कि गवर्नर चाहे किसी राज्य के गवर्नर प्रेसिडेंट की कंसेंट से हिंदी लैंग्वेज और एनी अदर लैंग्वेज में किसी ऑफिशियल पर्पस के लिए उस प्रोसीडिंग को हाई कोर्ट में अलाउ कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 348 आपको अब बात आपको समझ में आ गई होगी कि पार्लियामेंट के द्वारा इस प्रकार का कोई एक्ट और बिल लाया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लैंग्वेज से संबंधित बात हो कि प्रोसीडिंग किस लैंग्वेज में होगी, इससे संबंधित 300 आर्टिकल है। याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा, इस प्रकार की एक डिसीज चर्चा में है, इसका नाम है सेरो बेरोटेंडिनस और जेंथो मेटाटोइसिस। इस बात को ध्यान रखेंगे, इसको शॉर्ट में बोलेंगे CTX। तो इस डिसीज में क्या होता है एक्चुअली कि आपके कुछ प्रकार के टिश्यू में एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल जम जाता है और उसके द्वारा आपका जो टिश्यू है वो प्रोग्रेस करने लगता है या बाहर निकलने लगता है। इसका कारण है कि आपके जो एंजाइम है प्रॉपर रिलीज नहीं हो रहे हैं और कोलेस्ट्रॉल को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रकार की डिसीज हमको देखने को मिलती है। इसका क्योर है कि आपको अगर अर्ली लैंग्वेज अगर आप इसका क्योर है कि अगर आपको अर्ली स्टेज पे इससे संबंधित अगर आप जानकारी मिल जाए तो आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। इसलिए इसको चर्चा में थी। चर्चा में क्यों थी? क्योंकि इसको अभी एक व्यक्ति को इससे पूरी तरह इसको क्योर किया जा चुका है, इसलिए इसके चर्चा में थी। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा टिश्यू क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, लिपिड स्टोरेज हो जाता है इसमें, जैसा कि मैंने बताया आपको।
ठीक है, इसको मतलब कि जो कि चाइल्ड लेवल पे भी हो सकता है और एडल्ट लेवल पे भी ये हो सकता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, मैंने बताया कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, बिल्डअप हो जाता है किसी सर्टेन एरिया में बॉडी में और वहां से टिश्यू प्रोग्रेस करने लगता है, इसलिए चर्चा में रहता है। ठीक है, इस बात को बस ध्यान रखेंगे। इसके कारण क्या है, हमारा एक जीन रहता है जिसको C/P27A1 बोलते हैं। इस जीन के माध्यम से इस प्रकार के एंजाइम रिलीज होते हैं जिससे कोलेस्ट्रॉल को ब्रेक डाउन करने का प्रयास करते हैं। अगर वो कोलेस्ट्रॉल ब्रेक डाउन नहीं होगा तो ऐसे इस प्रकार के टिश्यू हमारे शरीर में उत्पन्न होंगे जो इस प्रकार से निर्माण होंगे, जैसा कि आपने पिक्चर में देखा। अब एक्चुअली क्या होता है, ये हमारे माता पिता से भी आ सकता है, दोनों से, माता से और पिता से भी। अगर आप में इसमें 1 कॉपी आती है तो आप में इस प्रकार के मतलब कि हाई लेवल के सिम्टम आपको नहीं देखने को मिलेंगे, बस इतना ध्यान रखेंगे। और 1 लाख में से 3 से 5 लोगों को हमको ये बीमारी देखने को मिलती है। ज्यादातर हमने जो कि ज्यूस पॉपुलेशन है उसमें हमें देखने को मिलती है। ट्रीटमेंट है लेकिन अर्ली स्टेज में इसमें कुछ थेरेपी वगैरह दी जाती है, ये आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। बस आपसे इतना पूछा जाएगा CTX क्या है तो आप बता देंगे, इसके अलावा आपसे कुछ पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, दूसरा, बाली यात्रा चर्चा में है और कलिंगा एम्पायर चर्चा में है। क्यों कि अभी G20 की समिट हुई बाली में, प्राइम मिनिस्टर ने उसमें बाली यात्रा का, बोग्या टू बाली का मेंशन किया। बाली यात्रा एक्चुअली क्या है, हमको उड़ीसा में देखने को मिलती है। रिच मैरिटाइम जो हिस्ट्री है उसके संबंध में हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। इन हिस्टोरिक सिटी कटक में देखने को मिलती है। कार्तिक पूर्णिमा में हम इसको मनाते हैं, फुल मून डे रहता है उसमें हम मनाते हैं, अक्टूबर नवंबर के आसपास हमको मनाते हैं। क्यों मनाते हैं कि जो भी कलिंगा एम्पायर था प्रेजेंट डे जो उड़ीसा में है, उसकी मैरिटाइम हिस्ट्री हमको देखने को मिलती है, मैरिटाइम रूप से काफी डेवलप था। कलिंगा एम्पायर था 4th से जो हमारी 5th सेंचुरी थी BC वहां पे देखने को मिलता है, और जो कि हमारी दक्षिण पूर्व के राज्य हैं इंडोनेशिया से संबंधित, वहां पे उनका ट्रेड वगैरह चलता था। और आपको इन जो भी पोर्ट हैं इनके नाम याद रखना है, कभी कभी यूपीएससी पूछ सकता है और आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे भी गए हैं। ताम्रलिप्ति आपको याद रखना है, पोर्ट है। मनिकपटना याद रखना है, पोर्ट है। चेलिटालो याद रखना है, पोर्ट है। पालोर और आपको पिथौंडा, इस प्रकार के पोर्ट आपको कलिंगा एम्पायर में देखने को मिलेंगे। और इस प्रकार की इन पोर्टों के द्वारा हम क्या करते थे, कंट्री से ट्रेड वगैरह करते थे। बोइटाइस क्या है, एक लार्ज लेवल की बोट हमको देखने को मिलती है। वही हिसाब से पूछा जाएगा बोइटाइस क्या है, तो लार्ज लेवल की बोट है। ठीक है, कालिदास ने कलिंगा एम्पायर में मैरीटाइम रूट का जिक्र किया है। उनकी एक कृति है रघुवंशम, उस प्रकार की कृति में उन्होंने लॉर्ड ऑफ सी के बारे में कलिंगा एम्पायर को बोला है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखेंगे, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा, बाली यात्रा को मतलब होता है बोग्या टू बाली, और इनको जो इंडोनेशिया है बाली, वहां पे इसको बोलते हैं मसाकापन के टुकड़। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, इसको बाली और यहाँ से हमारा और सेम टाइम पे होती है वहां पे। ठीक है, इसलिए इसका महत्व है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक कलिंगा है, यहाँ से यहाँ तक ये मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात होती थी। ठीक है, जैसे ये वाला कलिंगा एम्पायर है और ये हमारा मर्किन, ये दक्षिण पूर्वी एशिया के राज्य इधर होंगे, तो यहाँ से हम मैरीटाइम की बात करते थे, यहाँ पे इनकी सिक्योरिटी होती थी। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। इसको गॉड ऑफ सी बोलते थे, इस बात को ध्यान रखेंगे, ऐसा कालिदास ने कहा है अपनी बुक में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, ये इस डायग्राम को और देखिएगा, एक कलिंगा एम्पायर यहाँ पे था, इसके माध्यम से बर्मा जाते थे, बर्मा से फिर सियाम जाते थे, फिर कमेर जाते थे, चम्मा जाते थे, चाइना तक जाते थे। ठीक है, मलाया यहाँ से होते हुए बाली, जावा, सुमात्रा, ठीक है, और कैलोन, ये यहाँ तक ये जाते थे। ठीक है, इनका ये काफी बड़ा एम्पायर था। यहाँ पे मैरीटाइम रूट में, इसलिए इनको गॉड ऑफ मैरीटाइम रूट इनको बोलते थे। ठीक है, इसलिए चर्चा में था। दूसरा, नेशनल मींस का मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम चर्चा में है, सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, इसको 2008 में सरकार ने लॉन्च किया।
और इसको जो भी इकोनॉमिक अफेयर की जो कैबिनेट कमेटी है उनके माध्यम से अप्रूव किया गया। ऑब्जेक्टिव ये था कि जो भी मेरिटोरियस छात्र हैं और जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और उनका ड्रॉप आउट हो जाता है 8वीं कक्षा में, तो उनको इंकरेज किया जाता था कि आप सेकेंडरी लेवल पे इनकी पढ़ाई कर सकें। ठीक है, इस बात को ध्यान आप रखेंगे। 12,000 इसमें रुपए दिया जाता है, पहले 6,000 रुपए दिए जाते थे पर एनम। एलिजिबिलिटी में आपको किसी भी परिवार की आय 3.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, और SC ST वालों को इसमें 5% का कंसेशन देखने को मिलता है। वैसे 55% मार्क्स इसमें इक्विवेलेंट होने चाहिए। ठीक है, बस इतना से ध्यान रखेंगे। दूसरा, उनको गवर्नमेंट एडेड और लोकल बॉडी स्कूल में काम करना पड़ना चाहिए, तभी इनको स्कॉलरशिप मिलेगी। और जो भी नवोदय विद्यालय हैं, KBS हैं, रेसिडेंट स्कूल में, इनको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, पात्र नहीं होते थे। ठीक है, और फुली रूप से इनको DBT मोड में स्कॉलरशिप ट्रांसफर की जाती थी। ठीक है, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, इस स्कॉलरशिप स्कीम का उद्देश्य रहता है कि जो भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थी हैं और उनका ड्रॉप आउट हो गया है कक्षा क्लास 8 में, तो उसको सेकेंडरी लेवल पे इंक्रीज किया जाके ताकि वो अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। ठीक है, इनको 12,000 रुपए पर मंथ दिया जाता था, जैसे 1,000 रुपए, 12,000 रुपए पर एनम, 1,000 रुपए पर मंथ इनको उपलब्ध होता था। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और दूसरा, इनकी एलिजिबिलिटी है कि 3.5 लाख से अधिक परिवार की आय नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट एडेड और लोकल बॉडी स्कूल में इनको रेगुलर स्टूडेंट के रूप में इनरोल होना चाहिए, तब ये इनको स्कॉलरशिप मिलेगी। दूसरा, सेंटर सेक्टर स्कीम है, 2008 में इसको अप्लाई किया गया। नोडल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नोडल मिनिस्ट्री हमको देखने को मिलेगी। सिलेक्शन जो भी है, एग्जामिनेशन जो भी स्टेट यूटी का है उसके माध्यम से इनमें इनका सिलेक्शन होता था। ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। दूसरा, बैटल ऑफ रैंजिंग ला चर्चा में है, इनको रैंजिंग ला भी बोलते हैं। जैसा सबसे पहले बस आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि इनको 60वीं साल है और 1962 के बार में इसको लड़ा गया था, इसलिए चर्चा में है, और 60वीं हम एनिवर्सरी इसके बारे में मना रहे हैं। बैटल ऑफ रेंजिंग ला में आपको एक रेंजिंग ला इधर देखने को मिलेगा, स्पिंगुर आपको लेक इधर देखने को मिलेगी, और ये इस हिस्से में इस बैटल को लड़ा गया। ठीक है, 1962 की लड़ाई में, इसलिए चर्चा में था। इधर आपको ऊपर पेंगोंग लेक आपको इधर देखने को मिलेगी। ठीक है, इधर आपको चांगला देखने को मिलेगा, जारला देखने को मिलेगा। ठीक है, पास है एक लानक ला देखने को मिलेगा। ठीक है, और इधर आपको जिनजियांग प्रांत आपको इधर देखने को मिलेगा, इसको अक्साई चीन बोलते हैं। ठीक है, ये इंडस रिवर है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, और यहां से प्रश्न बन सकता है क्योंकि चर्चा में है, एनिवर्सरी भी है, तो इसलिए आपको इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा, इंडिया का एक्सपोर्ट क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है। 70% का हमको लेस देखने को मिला है 2021 के अपेक्षा, अक्टूबर 2021 के अपेक्षा। कमी क्यों देखने को मिली है, क्योंकि ग्लोबल डिमांड कम हो गई है, एक तो पेंडेमिक भी है, दूसरा यूक्रेन रसिया का युद्ध चल रहा है, इसलिए हमको, और अधिकांश इकोनॉमी क्या हो रही है, इन्फ्लेशन है, स्लो डाउन का शिकार है, इस कारण से इकोनॉमी मांग कम हो गई है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इंडिया का एक्सपोर्ट में 17% की गिरावट देखने को मिली है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटी हो, या फिर मैन्युफैक्चरिंग वाला एरिया हो, उसमें भी हमको डिक्लाइन देखने को मिला है। इस बार में आप देख अक्टूबर 2022 में जैसे आप देखेंगे पहले थोड़ा सा ग्रोथ हुआ है, लेकिन फिर डिक्लाइन हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग में लगातार डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, और नॉन एग्रीकल्चर जो हमारी कमोडिटी है उनमें भी हमको डिक्लाइन देखने को मिला है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। यूपीएससी के द्वारा कभी कभी क्या होता है, स्टेटमेंट को इस ग्राफ को दे दिया जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। दूसरा, एक एग्रीकल्चर एक मतलब की इनिशिएटिव चर्चा में है। अभी हमारी COP27 की मीटिंग कहाँ चल रही है, इजिप्ट में चल रही है, तो वहाँ पे एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, क्रोनी बिया जॉइंट वर्क ऑन एग्रीकल्चर। इसमें लोग कह रहे हैं कि जो भी एग्रीकल्चर से इमिशन हमको देखने को मिल रहा है उसको कम किया जाए, लेकिन इंडिया ने इसका अपोज किया है। कहा है कि एग्रीकल्चर से इमिशन कोई लग्जरी वाली चीज नहीं है, ये मूलभूत आवश्यकता है, इसलिए हम इसको अपोज करते हैं। ठीक है, और होना भी चाहिए। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कार्बन इमिटर है,
और एग्रीकल्चर का शेयर इसमें 7-7% देखने को मिलता है। बस इतना ध्यान रखेंगे कि ये वाला जो संगठन है किससे संबंधित है, यहां से प्रश्न बन सकता है। इन्वायरमेंट डीएनए चर्चा में है, इसको ई डीएनए भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट डीएनए का सबसे पहले इन्वायरमेंट डीएनए के बारे में जान लेते हैं। तो इन्वायरमेंट डीएनए का मतलब ये रहता है कि ऐसा जेनेटिक मटेरियल उसको हमने डायरेक्टली किसी इन्वायरमेंटल सैंपल से लिया हो, जैसे सॉइल, सेडिमेंट, वाटर या ईटीसी। उसमें कोई भी प्रकार का बायोलॉजिकल सोर्स मटेरियल के साइन हमको देखने को नहीं मिलते। इस प्रकार के मटेरियल को बोलते हैं इन्वायरमेंटल डीएनए। इसका उद्देश्य है कि कुछ स्पीसीज, एलियन स्पीसीज, इन्वेजिव स्पीसीज हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उनको हार्म पहुंचा रही हैं, और स्पेशली आपको जो कैट फिश है उसके माध्यम से हमारी बायोडाइवर्सिटी उसमें नेगेटिव रूप से इम्पैक्ट डाला जा रहा है, इसलिए आप चर्चा में है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया चर्चा में है, इसको पढ़ लेते हैं। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्वासी जुडिशियल ऑटोनॉमस बॉडी है। इसको री एस्टेब्लिशमेंट 1979 में लॉन्च किया गया, दोबारा से इसकी स्थापना की गई, और इसका मेन उद्देश्य रहता है कि प्रेस की फ्रीडम की संबंधित जो भी मतलब उसको मेंटेन करके रखना। ठीक है, उसमें न्यूज़पेपर, न्यूज एजेंसी शामिल रहती हैं। इस काउंसिल में चेयरमैन के अतिरिक्त 28 मेंबर भी हमको देखने को मिलते हैं। उसमें 5 हमको पार्लियामेंट से देखने को मिलते हैं, 3 स्पीकर के द्वारा नॉमिनेट होते हैं, 2 राज्यसभा के चेयरमैन के द्वारा नॉमिनेट होते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। और फंक्शन क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट बिल्ड करना, किसके लिए? जर्नलिस्ट के लिए और न्यूज एजेंसी के लिए, ताकि वो प्रॉपर रूप से काम कर पाए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। मेलोकाना बेसिफेरा चर्चा में है, तो आपसे पूछा जाएगा किसकी प्रजाति है, तो बैम्बू से संबंधित है। नॉर्थ ईस्ट में हमको देखने को मिलती है, और इस क्यों चर्चा में है? क्योंकि हमें इसमें निगेटिव रूप से इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, इसका कभी रिसर्चर ने ऐसा पता किया है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है, इसकी रेंज हमको 20 से 23 डिग्री सेल्सियस पे ये इस टेम्परेचर में रह सकते हैं, और टॉलरेट कर सकते हैं 50 से 18 डिग्री सेल्सियस। 2000 से 3000 तक मिलीमीटर के रेनफॉल में ये अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें, बस इतना ध्यान रखना है। मेलोकाना बेसिफेरा क्या है, तो आप बताएंगे बैम्बू की प्रजाति है नॉर्थ ईस्ट में। एग्रीमेंट ऑन पोर्ट स्टेट मेजर चर्चा में है। एंगोला, इरिट्रिया, मोरक्को, नाइजीरिया ने लास्ट वीक इसको साइन किया है, और एक फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। ठीक है, अब इसमें सिग्नेटरी कितने हो गए? 100 हो गए। इस बात को ध्यान रखेंगे, भारत इसका सदस्य सिग्नेटरी नहीं है। फर्स्ट बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, जो कि टारगेट करता है इलीगल फिशिंग, अनरिपोर्टेड, अनरेगुलेटेड फिशिंग से संबंधित। ठीक है, चर्चा में था, इसलिए इसको ध्यान रखना है। इसका मतलब है कोई भी इलीगल काम नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इसको चर्चा में था, भारत इसका सदस्य नहीं है। दूसरा, रिजर्व बैंक क्या कर रहा है? अम्बुड्समैन स्कीम है, उनको इंटीग्रेशन करने का प्रयास कर रहा है, और इसमें 3 प्रकार की स्कीम हमको देखने को मिलेगी, चाहे वो बैंकिंग अम्बुड्समैन स्कीम हो 2006, नॉन बैंकिंग, या फिर फाइनेंशियल, या फिर डिजिटल ट्रांजेक्शन से संबंधित स्कीम, इसको इंक्रीज करने का प्रयास करेंगे। इंटीग्रेशन करना है ताकि सिंगल विंडो हो जाए, किसी भी कंज्यूमर को शिकायत करने से अलग अलग विंडो पर नहीं जाना पड़े। इसमें 30 दिन के अंदर हमको किसी भी शिकायत कंप्लेंट को रिजॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें, बस इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये आपको पता ही है, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम, इसके माध्यम से जो भी रिटेल है, जो व्यक्ति है, उसमें आरबीआई में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, जो भी सिक्योरिटी होते हैं, बॉन्ड होते हैं, लेकिन आपको इसमें अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। यहाँ से प्रश्न आ चुका है, इसलिए चर्चा में था, हमने इसको ले लिया डिस्कशन में। दूसरा, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट चर्चा में है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंतर्गत काम करती है। 1M 1B फाउंडेशन के मध्य क्या हुआ है कि MOU साइन हुआ है, ताकि हम जो भी एकलव्य मॉडल रेसिडेंटल स्कूल बनाएंगे ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए, उनमें टीचर और स्टूडेंट को क्या कर सकें, ट्रेन कर सकें। ठीक है, 1 बिलियन से संबंधित यूएसए का क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल में एक कंसल्टेटिव स्टैटिक्स रूप में इसको दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल पढ़ लेते हैं।
इनको एवरी ऐसे ब्लॉक में सेटअप किया जाएगा जिसमें मोर देन 50% क्या हो, पॉपुलेशन ट्राइबल पॉपुलेशन हो, और कम से कम 20,000 ट्राइबल पर्सन उस एरिया में रहते हों। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंतर्गत काम करेंगे, और जो भी हमारे नवोदय विद्यालय समिति उसकी तरह ही काम करेंगे। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मॉडल इनको रेसिडेंशियल तौर पर इसका निर्माण किया जाएगा, जैसे कि नवोदय स्कूल होते हैं वैसे ही इसका निर्माण किया जाएगा। उद्देश्य ये है कि इनकी जो भी मतलब कि ट्राइबल लोग हैं उनकी लिटरेसी लेवल को बढ़ावा, उनमें स्किल को इनकलकेट करना, इस बात को ध्यान रखेंगे। आपसे यहाँ से प्रश्न बन सकता है। दूसरा, काशी तमिल संगम चर्चा में है। इसको 19 नवंबर 2022 को मनाया गया काशी में, और कहा गया कि जो भी काशी और तमिलनाडु की जो संस्कृतियां हैं उनको हमें मिलन करना है। इसको आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मनाया गया, और एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत इसको मनाया गया। ठीक है, क्योंकि शिवा टेम्पल हमको दोनों में देखने को मिलेंगे। तमिलनाडु की एक सिटी है जिसको तैन काशी बोलते हैं, इसको काशी ऑफ साउथ भी बोलते हैं, और ये रिवर एक चितर है उसके नियर बाई हमको देखने को मिलती है। इस रिवर को गंगा के समान दर्जा हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसको देख सकते हैं। दूसरा, डोनी डोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर में हमको देखने को मिला है, और 8 साल में हमको 7वां एयरपोर्ट नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट हमको देखने को मिला है। काफी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, नॉर्थ ईस्ट का विकास हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है, ईटानगर के पास है, कामेंग रिवर इधर से बहती है, और इधर आपको ब्रह्मपुत्र रिवर देखने को मिलेगी। इन दोनों के बीच आपको इधर ईटानगर देखने को मिलेगा। ठीक है, अरुणाचल की सीमा किस किस से लगती है? असम से लगती है, नागालैंड से लगती है, इधर आपको इधर भूटान से लगती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, चलो दूसरा, नॉर्थ के कोरिया चर्चा में है, जैसा आप ऊपर देख पा रहे हैं। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के मध्य से जो रेखा निकलती है उसको 38 पैरेलल लाइन बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि 38 पैरेलल लाइन किससे संबंधित है? तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को विभाजित करती है। यह इसकी राजधानी प्योंगयांग है, इसकी सियोल हमको देखने को मिलेगी। इधर आपको सी ऑफ जापान देखने को मिलेगा, इधर आपको येलो सी देखने को मिलेगा। तो सी ऑफ जापान येलो सी के मध्य आपको कौन देखने को मिलेगा? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे आपको इधर देख पा रहे हैं 38 पैरेलल लाइन है, इधर ऊपर नॉर्थ कोरिया है, इधर नीचे साउथ कोरिया है, सी ऑफ जापान है, इधर आपको येलो सी है। ठीक है, इधर साउथ चाइना सी है, इधर जापान है। ठीक, और ये आपको येलो रिवर आपको इधर देखने को मिलेगी। आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, लगातार चर्चा में रहता है, तो इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, दूसरा, पनामा चर्चा में है, हमने इसको कल भी डिस्कस किया था। कैरिबियन सी में हमको देखने को मिलता है, एक कैरिबियन एंट्रेंस इधर से होता है, इधर आपको लेक गैटन देखने को मिलेगी। इधर कैरिबियन एंट्रेंस इधर से होता है, इधर आपको लेक गैटन देखने को मिलेगी। तो आपसे पूछेंगे लेक गैटन किधर है? तो पनामा में है। इधर से होते हुए अटलांटिक पोस्ट पनामेक्स लॉक्स देखने को मिलेगा, पनामा कैनाल, और इधर से पनामा सिटी इधर देखने को मिलेगी। इधर से हमको इधर से भी एंट्रेंस हो सकते हैं, तो इधर आपको कैनाल देखने को मिलेगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, आपसे प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, इसलिए चर्चा में था। क्यों क्यों चर्चा में था? क्योंकि पनामा में साइट की क्या हो रही है, अभी मीटिंग हो रही है, 14 नवंबर से 24 नवंबर तक हमको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसको और इस मैप को आप क्या करना, पॉज करके एक बार देख लेना, इसको हमने कल भी देखा था। ठीक है, तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। आई होप आपको डिस्कशन पसंद आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच।